Welcome to Ethics Academy. So, the topic of today's video is Overview of Research and Statistics. आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक ओवरव्यू दे सकूँ। रिसर्च और स्टैट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं किसी भी फील्ड में रिसर्च करने के लिए। आप कोई भी फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में जब आप रिसर्च करने जाएंगे मींस उस नॉलेज को और डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई थ्योरी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कोई थ्योरी कैसे डेवलप हुई, या आप खुद कोई थ्योरी डेवलप करना चाहेंगे आगे चल के, तो वो सब जो भी चीज़ें होंगी वो रिसर्च एंड स्टैट्स के थ्रू ही होती हैं। यही वजह है कि रिसर्च और स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है ये आपके नेट के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट में रिसर्च एंड स्टैट्स को पूछा जाता है। तो अब रिसर्च एंड स्टैट्स में हम देखेंगे कि रिसर्च किसको बोलते हैं और इसकी क्या रेलेवेंस है। सो इन सिंपल टर्म्स में मैं ये बोल सकता हूँ, रिसर्च मीन्स कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी फिनोमेना को अगेन एंड अगेन एक्सप्लोर करना। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन एक्सप्लोर, ढूंढना। ठीक है, किसी भी चीज़ को बार बार ढूंढना, बार बार उस चीज़ को पढ़ना। ठीक है, बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। कोई चीज़ अगर हो रही, कोई फिनोमेना हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, क्या चीज़ है जो इसका कॉज है और किस चीज़ से वो हो रहा है और क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानना। ठीक, ये एक सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन हो गई। थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो इट इज़ सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट, विच मीन्स डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से गैदर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको एनालाइज करना। ठीक है, इसको रिसर्च बोलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपने देखी अपनी सोसाइटी में, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो प्रॉब्लम हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल की फील्ड में हो सकती है, फिलॉसफी की फील्ड में हो सकती है, वो जो है साइंस की फील्ड में हो सकती है, मेडिकल की फील्ड में हो सकती है। अब आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं उस बारे में। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये प्रॉब्लम देखी कि आजकल लोग मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने से लोगों की स्लीप पैटर्न्स पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आप ये देखना चाहते हैं। तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, अब ये रिसर्च प्रॉब्लम आपने बना ली, लेकिन ये रिसर्च होगी कैसे, इसको किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, फिर डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कैसे इंटरप्रिटेशन की जाएगी, ये सारी चीज़ें रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो बताएगा कि आप किस तरह से रिसर्च को एक कंडक्ट करेंगे। सो ये बेसिकली रिसर्च बताता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर फील्ड में इसका रेलेवेंस है। मेडिकल के फील्ड में रेलेवेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यू मेडिसिन आई, अब उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं आप कि वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोई मेडिकल साइंटिस्ट है जो ये देखना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन का किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक इसका रेलेवेंस है। एजुकेशन फील्ड में आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट पेडागोजिकल जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टीचिंग के ऊपर। ठीक है, और आप टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेस होती रहती हैं आजकल। आप लोग भी देखते होंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी आजकल क्या चल रही है। ठीक है, अभी पहले जो है जैसे कि कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो अब टच स्क्रीन फ़ोन चलने लगे, फिर और इम्प्रूव हो रही है तो अब टच स्क्रीन में फोल्डेबल फ़ोन्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी और रिसर्चेज होंगी तो हम आगे आगे आने वाले टाइम में क्या देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट स्क्रीन के फ़ोन्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें रिसर्च के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, रिसर्च होती रहती है, फिर वो एक थ्योरी का फॉर्म ले लेती है, फिर थ्योरी को टेस्ट किया जाता है और वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमारे सामने आ जाती है वो चीज़। सो ये इसके स्कोप हैं रिसर्च के, कि रिसर्च के थ्रू ही नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। अगर रिसर्च रुक जाए तो नॉलेज डेवलप नहीं हो सकती। जो नॉलेज हमारे पास है हम उसी पे रुक जाएंगे, नॉलेज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम कंटिन्यूअस रिसर्च करते रहें। जैसे कि कंप्यूटर के फील्ड में डिफरेंट रिसर्चेस होती रही। आपको पता होगा पहले कंप्यूटर्स जो होते थे बहुत ही बड़े होते थे, 3-4 कमरे के एक कंप्यूटर होते थे।
ठीक है। फिर साइज़ कम हुआ कंप्यूटर्स का, रिसर्च हुई, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्चेज हुई कि किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर रिसर्च होते 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 फिर सिलिकन पे एक रिसर्च हुई कि सिलिकन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि करंट को बहुत अच्छे से पास कर सकता है, इससे हम सर्किट्स बना सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो हमें एक हाथ के बराबर, एक हाथ पे हम कंप्यूटर को ले सकते हैं, और उससे भी छोटा अब एक अपनी हथेली पे हम कंप्यूटर को रख सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा कंप्यूटर का साइज़ होता चला गया। तो कैसे हुआ है? क्योंकि हमने रिसर्च की, डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ा, उसके बारे में जाना ही कौन सा एलिमेंट कैसे वर्क कर रहा है, किस एलिमेंट पे हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो सिलिकन पे जब काम शुरू हुआ कंप्यूटर में, तो सिलिकन का साइज़ क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, और सिलिकन में वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से करंट को कंडक्ट करा सकता है, और उस पर हम सर्किट्स बना सकते हैं। तो अब वो सिलिकन की चिप्स आने लगे, उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जिससे सारी चीज़ें थी वो सिलिकन के ऊपर बनने लगी, और अब हमारे पास उसकी वजह से इतने छोटे कंप्यूटर हैं कि हम उसको अपनी एक हथेली पर चला सकते हैं। तो ये सारी एक तरह से रिसर्च के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि रिसर्च होती गई तो नॉलेज आगे बढ़ती चली गई। अगर रिसर्च रुक जाएगी तो नॉलेज जो है वो रुक जाएगी, नॉलेज में फिर हम इसमें हम कुछ आगे नहीं कर सकते, ठीक है। जो अभी तक मेरे पास नॉलेज है वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंस है कि रिसर्च होना क्यों ज़रूरी है, ठीक। अब क्योंकि रिसर्च होना इतना ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हम रिसर्च अच्छे से कर सकें। अब इससे रिलेटेड एक दूसरा सब्जेक्ट है जो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो एक मैथमेटिक का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन रिसर्च में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। रोल इसलिए क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो बेसिकली हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा हमारे पास मोस्टली नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो डेटा हम जब कलेक्ट करेंगे तो नंबर्स के फॉर्म में ही होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको रिसर्च करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि लोगों में इंटरनेट एडिक्शन का क्या लेवल है, ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चनर यूज़ करेंगे उसके लिए, तो क्वेश्चनर पे जो आंसर आएगा वो किसी नंबर्स में ही आएगा, ठीक है। नंबर में जब आपके पास आंसर आएंगे तो नंबर्स आ गए आपके पास। अब उस नंबर को क्या करना है, आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स बताता है कि डेटा को हमें कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन मीन्स कैसे उस डेटा की मीनिंग निकालनी है हमको, ठीक है। तो स्टैटिस्ट एक बेसिकली एक टूल है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। आपको रिसर्च करनी है, आपको स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक तरह का टूल है जिसके थ्रू रिसर्च होगी। अगर आप स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ें या आपको अच्छे से समझ नहीं आती स्टैटिस्टिक्स, तो रिसर्च करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो रिसर्च होगी वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होगी। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ टेक्निक और टूल विच वी यूज़ टू कंडक्ट द रिसर्च। अब हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी में इसका क्या रेलेवेंस है। सो ऑल्दो इसका सारी ही फील्ड में रेलेवेंस बहुत है रिसर्च का, साइकोलॉजी में भी इसी तरह से रेलेवेंस है। आपने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी होंगी या आगे पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि कोलबर्ग की थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर जो है आयरनबेक की थ्योरी है, या फिर सीबीटी जो एक थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज जो डेवलप होती हैं असल में वो रिसर्च के थ्रू ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक बार कोई चीज़ नोटिस करी और आपने उसको थ्योरी का नाम दे दिया। आप कंटिन्यूसली उस फिनोमेना को पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली उसको जो है स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। जब आपको सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते चले जाते हैं तब वो चीज़ एक थ्योरी के फॉर्म में आती है। सो विदाउट रिसर्च आप थ्योरी को डेवलप नहीं कर सकते। तो कोई भी थ्योरी हो साइकोलॉजी में या किसी भी फील्ड में, वो डेवलप होती है रिसर्च के थ्रू। इसी तरह साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट का टेस्ट, या इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट। ये जितने भी टेस्ट हैं, सारे टेस्ट भी जो डेवलप होते हैं वो रिसर्च के थ्रू ही डेवलप होते हैं, ठीक। विदाउट रिसर्च हम कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को डेवलप नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च के जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं, या कह सकते हैं रिसर्च के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जैसा कि रिसर्च क्वेश्चन है। रिसर्च क्वेश्चन मीन्स आप सबसे फर्स्ट चीज़ करते हैं रिसर्च में। आपको रिसर्च कोई करनी तो पहले तो आपके ब्रेन में कोई आइडिया आना चाहिए कि मुझे किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या उसका स्लीप पैटर्न पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पड़ता है या इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आप इसका आंसर ढूंढना चाह रहे हैं कि इसको कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, ठीक है, और अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो कितना पड़ता है, आप इसका आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये तो आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं। फिर इसमें हाइपोथेसिस एक चीज़ आती है। हाइपोथेसिस बोलते हैं आपका जो रिसर्च क्वेश्चन था उसको आपने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। सो हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ रिसर्च स्टडी। मतलब वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हमने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अभी जब डीप में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी बस मैं आपको एक बेसिक एलिमेंट समझा रहा हूँ, क्या क्या एलिमेंट होते हैं रिसर्च में। सो रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन मींस डेटा आपको कलेक्ट करना है अपने जो है पार्टिसिपेंट्स से। फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होते हैं, आप जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस चीज़ का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं मोबाइल फ़ोन का इफेक्ट स्लीप पैटर्न पे क्या पड़ रहा है। सो मोबाइल यूज़ जो हो गया वो आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्लीप पैटर्न आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट होता है सैम्पलिंग, ठीक, आप जो है सैम्पल करेंगे। आप पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी रिसर्च डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पहले सैम्पल डिफ़ाइन करना पड़ता है जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं। बाद में ये आप डिसाइड करते हैं क्या जो सैम्पल का कैरेक्टरिस्टिक है क्या वो उस पॉपुलेशन में पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आपको रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ये बताता है कि हमें कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है उस रिसर्च को करने के लिए। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कई तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कोरिलेशनल डिज़ाइन, अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। वो इस पर डिपेंड होगा कि आप किस तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर मेडिसिन का इफ़ेक्ट किसी डिसीज़ के ऊपर किस तरह का पड़ रहा है तो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं। और या आप ये देखना चाह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का इफ़ेक्ट जो है वो स्लीप पैटर्न पे कैसे पड़ रहा है तो आपको रिलेशनल स्टडी भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं जिसको आपको यूज़ करना होता है रिसर्च करने के लिए। फिर डेटा एनालिसिस होती है, वो एक टेक्निक होती है कि आप डेटा किस तरह से एनालाइज करेंगे। आपके पास डेटा आ गया, अब उसको एनालाइज करना है, उसके लिए डेटा एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, ठीक। रिजल्ट्स होता है, कंक्लूजन वगैरह होता है, ये भी एक इसका एक एलिमेंट होता है रिसर्च का। फिर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं, जनरल कॉन्सेप्ट। सो स्टैटिस्टिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, जो आपको आगे काफ़ी सुनने को मिलेंगे, जैसा कि एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर डेटा टाइप, हमारे जो डेटा है वो किस तरह का है, मतलब वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, ठीक है, या रेशियो स्केल पे है, इंटरवल स्केल पे है। तो डेटा जो है उसका नेचर क्या है, किस तरीके का डेटा है। फिर प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये बताती है कि जो हमने डेटा लिया है वो क्या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ठीक से करेगा या नहीं करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एरर है हमारे डेटा में। तो ये तमाम चीज़ें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाता है। फिर सैम्पलिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद आप आगे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर्स से हमारा काम बहुत ही कुछ हद तक आसान हो गया है। पहले सब मैनुअल कैलकुलेशंस की जाती थी, अब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए कैलकुलेशन को ईज़िली परफॉर्म कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि SPSS, आर, पाइथन और MS एक्सेल पे भी कुछ कैलकुलेशन हो जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के। और इसके बाद इसमें एक टर्म आता है स्टैटिस्टिकल टूल्स और स्टैटिस्टिकल टेस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो है किस तरह का डेटा के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट वगैरह। सो ये सारी चीज़ें थीं जो कि रिसर्च एंड स्टैट्स का बेसिक एक ओवरव्यू था कि रिसर्च में हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं रिसर्च, और उसमें बेसिक जो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक ये इसका एक ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टैट जो होती है वो कितने तरह की होती है और रिसर्च जो होती है उसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। सो इसका कंक्लूजन यही रहा कि रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ आवर नॉलेज शुड बी बैक्ड बाय रिसर्च। इट हेल्प्स डेवलप न्यू थ्योरीज। स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट प्रॉपर स्टैट्स आवर रिसर्च इज़ डिफ़िकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड। तो इसलिए ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं समझना, और इजी सब्जेक्ट हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अगर आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि आप ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।